आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक के साथ मैं हूं शालिनी मित्तल। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, 16 मई 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ आर्य वैद्य फार्मेसी द्वारा वैद्य संभाषण। इसमें विशेषज्ञों द्वारा मनोरोग और दर्द निवारण में आयुर्वेद की भूमिका पर सेमिनार आयोजित किया गया। हमने बात की आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर सहदेव आर्य और एवीपी के मनोज नायर से। आज का जो मुख्य विषय है हमारी सेमिनार का मानस रोग एवं पेन मैनेजमेंट। मानस रोगों पर आज हमें देखने को मिल रहा है वर्तमान में मन के रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मन के लिए आयुर्वेद ने वर्णन किया है कि मन का एक सत्व गुण होता है और मन के 2 रज और तम दोष होते हैं। हमें आज के युग में अपने आहार से, अपने दिनचर्या से, विहार से सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए। आयुर्वेद 3 जीवन के स्तंभ मानता है। यदि इनको आप मैनेज करेंगे तो आप अपने जीवन में रोगों से बच सकते हैं, मानस रोगों से बच सकते हैं। एक तो आचार रसायन, हमारा व्यवहार, हमारे आचार ऐसे हों जो दूसरों के लिए कष्टदायक नहीं हो। आयुर्वेद आहार पर जोर देता है। आहार दूषित है तो मन भी दूषित है। मन का निर्माण आहार से होता है। आहार बलशाली होगा तो आपकी शक्ति अच्छी होगी। आहार से ओज अच्छा होता है, आहार से सत्वजय बढ़ता है, जिससे हम रोगों से बच सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद एक पिलर मानता है निद्रा का, नींद का होना, नींद प्रॉपर लेना, नींद को समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। नींद नहीं लेने से भी मानस रोग बढ़ रहे हैं। तीसरा, आयुर्वेद ब्रह्मचर्य को मानता है। आज के सेमिनार में जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, जो डॉक्टर अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे निजी हैं, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया हुआ है और वो इसके ऊपर अपना हम लोगों से मार्गदर्शन लेकर के अपनी चिकित्सा में वो लोग आगे बढ़ें, अपनी चिकित्सा में प्रशस्त हो। आज दूसरे मेरे प्रोफेसर हैं, उनका पेन मैनेजमेंट पे है। लो बैक पेन, कमर के दर्द भी आज लाइफस्टाइल से बहुत बढ़ रहे हैं। आज लाइफस्टाइल ऐसा हो गया 12-12 घंटे, 8-8 घंटे हम बैठे हुए हैं तो हमारे पोस्चर ठीक नहीं है, उसके कारण बैक पेन बहुत आ रहा है। तो बैक पेन में निरंतर आपके मांसपेशियां अच्छी हो, आप डेली एक्सरसाइज करें और कुछ इस तरीके के पोस्चर हैं जिनमें 90 एंगल पे आप रोज़ बैठें, आगे झुकने के काम को मैनेज करें, आप अपने वर्क को मैनेज करें तो बहुत से बैक पेन से आप बच सकते हैं। मेरा सभी लोगों से ये एक संदेश है, 2 चीज़ों पर आप हमेशा ध्यान दें। एक तो जब भी आप किसी भी कार्य के लिए बैठें तो आप 90 एंगल पर बैठें। यदि 90 के कोण पर आप बैठेंगे तो आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लॉन्गेविटी आपकी अच्छी रहेगी और आपको कभी भी कमर दर्द नहीं होगा। दूसरा, आप अपने आहार में जो जंक फूड है, जो आज बेसन और मैदा और फ्राई चीज़ों का जो प्रचलन बढ़ रहा है, न तो बच्चों को दें न आप अपने आहार में लें। आहार में हमेशा आंवले का प्रयोग नियमित रूप से आपकी डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए। दूध और घी जो शुद्ध हो, गाय का हो, उसका नियमित प्रयोग होना चाहिए। जौ और मूंग का आप नियमित प्रयोग करें। तो इससे इन चीज़ों की, ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन पालन करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सहदेव आर्य हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ हैं मनोज नायर जी जो जोनल मैनेजर नॉर्थ हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के इस सेमिनार में क्या खास है। आज का जो सेमिनार है वो साइकाट्रिक डिसऑर्डर और पेन मैनेजमेंट के लिए किया गया है और एवीपी जैसी संस्था है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में नहीं लेकिन एजुकेशन प्रोग्राम से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। काफ़ी हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज करा है। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि जितने चाहे जो हमारे नॉलेज है, क्योंकि शेयरिंग
इज़ नोइंग, जब तक हम नॉलेज को बांटेंगे नहीं तो हमें आगे जो हमारे पीढ़ी है वो इस इतनी जो पुरानी हमारी संस्कृति है, मेडिसिन है, उसको आगे नहीं ले जा सकते, वो हम तक ही रह जाएगी। तो हमारा लक्ष्य ये है जो आयुर्वेद समूह है उनको एजुकेट करे। जो आजकल जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, साइकाट्रिक डिसऑर्डर इज़ द मेन चैलेंजेस। WHO का जो अलार्मिंग डाटा है वो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है और ख़ास करके भारत में। तो उसके लिए जो है आयुर्वेद का क्या उसमें काम है, आयुर्वेद उसमें कैसे डील कर सकते हैं, उसका एक सेमिनार है। और ये सेमिनार हमने 10 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा पूरा डे सेशन है। और लोग जो है, जो आयुर्वेदिक समूह के लोग हैं, वैद्या से, फिजिशियन से, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपना ज्ञान प्राप्त करके और इसी ज्ञान को वो अपने क्लिनिक फिजिशियंस में ऐसे काम में लेके आ सकते। तो ये और एंड यूज़र जो होगा वो पेशेंट्स होंगे। तो एक तरह से ये सामाजिक सेवा है। तो हमें ये मौका मिला और हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आकाशवाणी की ओर से। 19 मई 2024 को दिल्ली हाट में मौखिक स्वास्थ्य और तंबाकू निषेध राष्ट्रीय संसाधन केंद्र मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज द्वारा दंत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 31 मई को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रित इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती। नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रांत मोहंती। मैं प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सामुदायिक दंत चिकित्सा विभाग मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से। और आज हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो कि मई 31 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके लिए आज हम दिल्ली हाट INA मार्केट में सब एकत्रित हुए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तंबाकू का सेवन आज की तारीख में भारत देश में करीब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, इसका मतलब है 28 से 30% हमारी जो जनसंख्या है वो तंबाकू का किसी एक न एक रूप में सेवन करती है, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या फिर गुटखा, खैनी, पान, जर्दा या इस तरह के स्वीट सुपारी के नाम पे बिकने वाले प्रोडक्ट्स। और कई बार तो लोग आजकल जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको सिगरेट्स बोला जाता है या हुक्का बोला जाता है, जो कि भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। तो खास करके जो तंबाकू इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर यंगस्टर्स को या फिर यूथ को और चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये उनके फ्यूचर ग्राहक या फिर कस्टमर्स होते हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं कि तंबाकू के सेवन से प्रतिदिन भारत में ऑलमोस्ट 3500 लोगों की मृत्यु होती है। इसका मतलब ये है तंबाकू के सेवन से, जैसे इसका मतलब ये नहीं कि खाली किसी एक कारणवश उनका निधन होता है या उनकी मृत्यु होती है। तंबाकू शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ता, चाहे आप सर के बाल से ले लीजिए और या पैर के नाखून तक। तंबाकू हर शरीर के हर अंग को इफेक्ट करता है और ख़ास करके मौखिक स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसमें मसूड़ों की बीमारियों से लेके दांत झड़ने से लेके, उसके अलावा मुंह का कैंसर, मुंह में छाले पड़ना, मुंह का कम खुलना और ओरल कैंसर, जिसको मौखिक कैंसर हम लोग बोलते हैं, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग जो आज जो एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पर, जो दिल्ली हाट में हुई हैं, हमने यहाँ पर फ्री डेंटल चेकअप कराया। 100 से ज़्यादा अधिक लोगों ने जो है उसका फ़ायदा उठाया है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर पपेट शोज़, जो हेल्थ एजुकेशन या जागरूकता के लिए हमने पपेट शोज़ किए। उसके अलावा हमने नुक्कड़ नाटक किए, यहाँ पर रोल प्लेस किए और हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स किए। बच्चों के लिए टारगेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़, जैसे फ़न एक्टिविटीज़, डार्ट गेम हो या पेंटिंग कंपटीशन हो, इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए। पूरा दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मोर देन 1000 लोगों की संख्या में लोगों ने इस प्रोग्राम की अप्रिशिएट किया इसको। और ख़ास करके हमारे जो पपेट शो वाला जो इवेंट था और नुक्कड़ नाटक वाले इवेंट थे, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों की बहुत ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन रही। ये संदेश मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि तंबाकू किसी भी रूप में हो, चाहे वो धूम्रपान के रूप में हो या कोई भी चबाने वाले तंबाकू का किसी भी रूप में, ये हानिकारक है आपके शरीर के लिए, आपके हर अंग के लिए, आपके परिवार के लिए और पूरे समाज के लिए। तो आज से प्रण ले कि इस विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे हम लोग तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और ना ही हम बाकियों को भी, अपने आसपास अपने संबंधी लोगों को भी हम जागरूक करेंगे ताकि वो भी इसका सेवन ना करें। क्विटलाइन सर्विसेज जो है भारतवर्ष में, ये टोल फ्री नंबर है। ये नंबर जो है 1800-112-356। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 1800-112
1356। ये टोल फ्री नंबर है। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक यहाँ पे सर्विसेज उपलब्ध होती हैं। सोमवार को ये बंद रहता है। तो सबसे पहले अगर किसी को छोड़ना है, मुझे पता है यहाँ पर नंबर मिलना भी कई बार मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि टोल फ्री नंबर से वहाँ पर बैठे हुए काउंसलर्स के ज़रिए आप जो है यहाँ नंबर आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर 1। इसके अलावा 300 प्लस डेंटल कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम डेंटल कॉलेजेस पूरे देश भर में हैं, और ट्रेन डेंटिस्ट के पास अगर आप जाएं तो वो आपको तंबाकू का सेवन कैसे छोड़ना है, मुश्किल नहीं है। जैसे आपने कहा कि आदत लग सकती है, आदत लगती है और बहुत बुरी आदत है, ऐसी आदत की छूटती नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि इस आदत को तोड़ के इसको हम पूरा निजात इसका करें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सही लोगों से संपर्क करें, सही स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें, जैसे डेंटिस्ट है या फिर आपके चेस्ट फिजिशियंस हैं या फिर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं या साइकेट्रिस्ट भी उस हद तक मदद कर सकते हैं आपको। अलग अलग स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें और इस आदत को छोड़ने के लिए दवाइयों का सहयोग, काउंसलिंग का सहयोग और साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करिए, ताकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस दिवस। इस विषय पर आइए जानते हैं और अधिक। पैनल डिस्कशन में भाग ले रहे हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली, डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल, और विपाशा गुप्ता, ऑनरेबल चेयरपर्सन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया, MSSI दिल्ली। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं शालिनी मित्तल। शुरुआत करती हूँ डॉक्टर मंजरी से। डॉक्टर साहब, आप एम्स में हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखती हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो बीमारी में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे सुनना चाहूंगी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस तरह की बीमारी होती है। देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ब्रेन की जो नसें हैं उसकी बीमारी है। अगर आप आसानी के तौर पे हम समझाना चाहेंगे, जो बिजली के हमारे तार होते हैं जी, उनके ऊपर इंसुलेशन होता है। अगर इंसुलेशन उतर जाए तो एक तार दूसरे तार से टकराता है और शॉर्ट सर्किट होता है, और फिर बिजली की तरंगें उससे नहीं जाती हैं। उसी तरीके से हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें भी इंसुलेशन रहता है। ये इंसुलेशन कोई न कोई कारण से उतर जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीमाइलिनेशन। प्राइमरी डीमाइलिनेशन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, और इसमें अलग अलग प्रकार के मल्टीपल स्क्लेरोसिस की श्रेणियां हैं। एक तो है सिंगल अटैक, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम। एक होता है रेकरेंट रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो बार बार आता है थोड़ी थोड़ी देर में। एक होता है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो पहले बार बार आता है और फिर निरंतर बढ़ता रहता है। और एक और है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो शुरुआत से ही बढ़ता चला जाता है। ये प्रकार है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसके कारणों पर भी हम बातचीत करेंगे। पहले हम डॉक्टर विनय गोयल आपसे जानना चाहेंगे। आप चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे मैडम ने बताया कि क्यों हो जाता है, पर मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे किसी को पता चले कि उसे ये बीमारी हुई है। जैसा कि हमने जाना कि ये जैसे वायर के ऊपर जो इंसुलेशन वो हट जाता है, वो ब्रेन में कहाँ हटता है। और आंखों की नसों में हटोगे तो आंख की रोशनी कम हो जाएगी। जनरली एक आंख की रोशनी कम होती है, फिर दोनों आंखों की हो सकती है। अगर ब्रेन के किसी हिस्से में जिससे हाथ पैर का कंट्रोल होता है, तो आदमी को एक तरफ का लकवा हो सकता है, चारों तरफ लकवा हो सकता है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में हुआ है तो पैरों में आपका वीकनेस आ सकती है, या सेंसरी सिम्टम जिसमें आपको झंझनाहट भी हो सकती है, या पेनफुल सिम्टम भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। अगर जो ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ से हमारा बैलेंस बनता है, तो अगर जो उसको अफेक्ट होता है तो आदमी के चलने में दिक्कत होती है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से से। तो कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो आंख की रोशनी कम होना होता है, एक तरफ का लकवा होना हो सकता है, दोनों पैरों में वीकनेस जिसको हम माइलाइटिस बोल सकते हैं, या आदमी को चलने के अंदर बैलेंस खराब हो। ये मेजर सिम्टम होते हैं। और ये सिम्टम जो है या तो ट्रांजिएंट हो सकते हैं, कुछ घंटे के लिए रहे, कुछ दिन के लिए रहे, फिर ठीक हो गए, या परमानेंटली बढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सिम्टम को अगर जो मरीज को लगे कि कुछ हफ्ते से सिम्टम चल रहे हैं, तो उनको डॉक्टर को बात करना चाहिए कि क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है।
तो आपने सिम्टम्स बताए हैं बहुत वाइड स्प्रेड टाइप के हैं कि एक सब पर्टिकुलर नहीं है कि एक कोई ऐसा सिम्टम नहीं जिसको हम बोलेंगे कि, लेकिन आंख की रोशनी अगर किसी को कम होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है। तो ये बड़ा, क्योंकि कितने कोई सा टाइप का हो लेकिन उसमें आंख की अगर रोशनी साथ में जा रही है तो हमको ये डाउट हो जाता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा। तो आंख की रोशनी जब कम होती है तो जनरली कोई भी अगर पेशेंट होता है तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है, तो क्या ये सही डायग्नोसिस हो जाता है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बिल्कुल ठीक भी है। वो आंख की कोई भी तकलीफ हो और आप आंख के डॉक्टर को दिखाते हैं, वो इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो पेशेंट को एग्जामिन करके बता देते हैं ये आंख की, सिर्फ आंख की बीमारी नहीं है, आंख के पीछे की जो ऑप्टिक नर्व है, नस है, उसमें सूजन आई है जिससे आपकी आंख की रोशनी गई है। तो ज्यादातर लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, फिर उसका दूसरे टेस्ट करके ये जांच कर लेते हैं कि ये बीमारी और शरीर में कहाँ कहाँ है। तो ये दूसरे कंफर्मेटरी टेस्ट कौन से होते हैं डॉक्टर साहब, वो भी बताएं। ये बहुत सारी चीजें आंख के लिए हम एक विजुअल इवोक रेस्पॉन्स करते हैं, जिसमें आप एक मरीज को टीवी के आगे बिठाते हैं जिसमें चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न होता है, उससे रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ऑप्टिक नर्व में कितनी स्पीड से लाइट क्रॉस कर रही है। एक ब्रेन का एमआरआई करते हैं जिससे पता चल जाता है कि ब्रेन में कहाँ कहाँ स्पॉट्स आ रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड का एमआरआई करते हैं जिससे पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ कहाँ स्पॉट्स आ रहे हैं। फिर कमर का पानी निकाल के उसमें अब बहुत सारे टेस्ट होने लगे। पहले तो सिर्फ एक ओलिगोक्लोनल ब्लैंड देखा करते थे, लेकिन बहुत सारी एंटीबॉडीज आ गई हैं, मॉग है, एनएमओ है, जो कि पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस बड़ी साधारण सी बीमारी मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसके बहुत, वी कॉल इट एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी बहुत सारे टाइप की बीमारियां हैं जो एमएस की तरह प्रेजेंट करती हैं, और लेकिन उनका प्रोग्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोग्नोसिस अलग अलग है। तो वो जांच करना अब जरूरी हो गया हर मरीज का, ये जानने के लिए ये कौन से टाइप का है, उसी हिसाब से उसका इलाज करते हैं। हमारे साथ हैं बिपाशा गुप्ता जी, जो कि चेयरपर्सन है एमएस सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली में। तो सबसे पहले बिपाशा जी ये जानना चाहेंगे कि एमएस सोसाइटी क्या है, क्या कार्य कर रही है? एमएस सोसाइटी जो है ये गठन किया गया था 1985 में, ये सोचकर कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऐसी डिजीज था उस समय कि इसके बारे में जानकारी बहुत कम था, तो डॉक्टर्स डायग्नोस करते थे उस समय, बट मुश्किल से करते थे। फिर एमएस सोसाइटी आगे आके ये क्रिएट करने लगे, अवेयरनेस क्रिएट करने लगे कि इस तरह का बीमारी भी हो सकता है, आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, और इनको बहुत ज्यादा हम लोग सपोर्ट करते हैं, काउंसलिंग का जरूरत पड़ता है, वो एमएस सोसाइटी करते हैं। हर एमएस पर्सन डिसेबल नहीं होते हैं, ये अपने ऊपर है, कितनी पॉजिटिव रह सकते हो, किस तरह से अपने को मैनेज कर सकते हो, तो ये हम लोग समझाते हैं। बेसिकली काउंसलिंग पर ज्यादा जोर होता है, काउंसलिंग पर जोर होता है। हम लोग बहुत से काम करते हैं, जैसे जो ऑलरेडी डिसेबल हो गए, बेडरिडन हो गए, उनको होम फिजियोथेरेपी कराते हैं, नर्स भेजते हैं कि उनके सेवा करने के लिए लिखेंगे। हाउ टू डील विद दैट डिजीज, इसमें जो प्रोसेस में जो समस्याएं आती हैं उसमें आप मदद करते हैं? हाँ, इंडिया में हमारा 9 चैप्टर्स है और एक हेड ऑफिस है, तो ये पूरा इंडिया में फैला हुआ है। बट हम लोग हर स्टेट में काम करते हैं, जैसे एमएस सोसाइटी दिल्ली 8 स्टेट के लिए काम करते हैं नॉर्थ इंडिया का, तो वो लोग सब हमारे साथ रजिस्टर होते हैं। लेकिन ये हम लोग इस बात को कैसे फैलाएंगे? एमएस डे के दिन हम लोग मैसिव अवेयरनेस करते हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट्स है जहाँ लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग क्या करना चाहिए उनको, और कैसे डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी सिम्टम को। बिल्कुल सही बात, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर इग्नोर की जाए तो वो बढ़ सकती है और डॉक्टर के लिए भी परेशानी हो सकती है उसको क्योर करने में। डॉक्टर मंजरी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरह से उपचार की प्रक्रिया रहती है? देखिए, मुख्य तो होता है हिस्ट्री, या लक्षण कैसे आए, कब आए, कितनी देर में बढ़े और कितनी बार आए। उसके बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हमको क्लिनिकल क्लूज मिलते हैं। कुछ ऐसे क्लूज हैं जो बहुत सपोर्टिव होते हैं डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा जो चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कई क्लिनिकल डिजीजेस हैं जिसमें डिमाइलिनेशन होता है, जिसको हम सेकेंडरी डिमाइलिनेशन बोलते हैं। तो जैसे होते हैं वैस्कुलाइटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जिनमें स्किन में रैश होता है, मुंह में अल्सर्स होता है, या फिर स्किन में धब्बे होते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, तो उनको हम एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद हम कुछ ऐसी जांचें हैं, जैसे आंखों की एक जांच होती है जिसमें हम बोलते हैं विजुअल इवोक पोटेंशियल, वो जांच होती है। सुनने की भी एक जांच होती है जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी इवोक पोटेंशियल, और एमआरआई ब्रेन। और अगर स्पाइन के सिम्टम्स हैं, जैसे दोनों पैरों में कमजोरी है जिसको हम पैरापेरेसिस या पैराप्लीजिया बोलते हैं, तो एमआरआई स्पाइन भी होता है। डायग्नोसिस बनाने में हम बहुत ध्यान देते हैं कि डायग्नोसिस गलत न बने। 2 प्रकार के इलाज हैं। एक तो इलाज है अक्यूट, जो सिम्टम आया है उसके 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर अंदर हम स्टेरॉइड्स देते हैं, जिसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो उसकी जो सीवियरिटी
इम्यूनिटी है वो काफी तौर पे कम हो जाती है, तो ये अक्यूट है। और एक होता है कि नेक्स्ट अटैक ना आए, तो नेक्स्ट अटैक ना आने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं। और आपको जान के ये खुशी होगी, हमारे देश में पुराने से पुरानी दवाइयां और आधुनिक से आधुनिक दवाइयां दोनों मौजूद हैं। सस्ती से सस्ती दवाई मौजूद है और महंगी से महंगी दवाई मौजूद है। हर दवाई हर मरीज को सूट नहीं करती है, कस्टमाइज करनी पड़ती है। एक दवाई शुरू की, कुछ ब्लड में साइड इफेक्ट आया, कुछ आया तो चेंज करनी पड़ती है। और सभी मरीजों के लिए एक प्रकार से दवाई नहीं चलती है। कई मरीजों को जो दवाई सूट होती है, जिसपे वो स्टेबल चल रहे हैं, उसी पे चलाते हैं। मान लो दवाई शुरू की, उस पे फिर से अटैक आ गया तो दवाई चेंज करनी पड़ती है। और कई बार जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बहुत सिवियर फॉर्म का होता है, जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट MS, तो उसमें फिर डायरेक्टली बहुत हार्ड हिटिंग थेरेपीज देनी पड़ती हैं। तो ये सारे हमारे देश में मौजूद हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं बोलूंगी कि अगर आप जल्दी डायग्नोज करें और सही से इलाज लें तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की सीक्वली हैं, जो डरावने हैं, जैसे व्हील चेयर पे आ जाना, वो शायद न हो। हम चाहते हैं कि हमारे मरीज बीमारी को समझे, उससे डरे नहीं और उसका डट के मुकाबला करें सही तरीके से, सही डॉक्टर को दिखा के। जी बिल्कुल सही बात डॉक्टर मंजरी ने बोली कि हमें डरना नहीं है, किसी भी बीमारी से डरना नहीं है, सही जानकारी प्राप्त करनी है। और इसीलिए हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आज आकाशवाणी के माध्यम से, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सही तरीके से पता चले कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है। डॉक्टर विनय गोयल, आपसे जानना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, मैडम ने बोला विलम्ब नहीं होना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए। तो एक तो ये कि इसमें जल्दी पहुंचने से किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बचाए जा सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि ये किस एज ग्रुप को ज्यादा अटैक आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मैं आपका दूसरा सवाल पहले ले लेता हूं। जनरली ये जो है स्टार्ट फ्रॉम सेकंड डिकेड टू 5th to 6th डिकेड, ये कॉमन होता है। 3rd 4th डिकेड में हाईएस्ट नंबर पेशेंट। कुछ खास कारण होता है इसका? हाँ, कारण तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इसका एग्जैक्ट कारण क्या होता है ये हम नहीं जानते हैं। इनको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब बॉडी जो है अपने ही टिश्यू के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी का काम होता है जो भी अनरिक्वायर्ड टिश्यू उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो किसी कारण से वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मानते हैं कि जनरली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या किसी वजह से ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जो अपने जैसे नर्व्स के ऊपर जो इंसुलेशन है हमारे लिए एसेंशियल है, ये हमारे बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है जिससे वो इंसुलेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है जिसके, और ये पूरे शरीर में जहां जहां नर्व्स हैं सब जगह इंसुलेशन होता है, तो वो कहीं भी उसको अफेक्ट कर सकता है। दूसरा आपने सवाल पूछा था कि अगर विलंब हो जाए आने में तो क्या कॉम्प्लिकेशंस? जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आंख की रोशनी गई है और आप इमीडिएटली आते हैं तो उस दवा देके उसके सूजन को जितना जल्दी कम करेंगे आंख की रोशनी जल्दी रिकवर कर जाएगी। वही आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद आएंगे तो एक डेफिसिट रहने के चांसेस रह जाते हैं। तो चाहे वो लकवा हुआ हो, चाहे आंख की रोशनी गई हो, या आपका बैलेंस बिगड़ा हो, या पैरों में लकवे जैसे सिम्टम आए, तो जितना जल्दी आएंगे उसकी सूजन को जल्दी दवाओं से कम करेंगे तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये भी तो कि लोग दवा बराबर नहीं लेते। जैसे हमने आपको दवा दी, आप ठीक होगा, आप सोचते अब जरूरत क्या है दवा लेने की, लेकिन आपके डिजीज के प्रोफाइल के हिसाब से कुछ हम दवाइयां देते हैं जो प्रैक्टिकली शायद लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती हैं, जिसमें कुछ अब दवाइयां ओरल टेबलेट के, एक जमाना था सिर्फ इंजेक्शन आते थे, वो बड़े महंगे इंजेक्शन होते थे। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते थे जो आपको डेली लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे थे जो अल्टरनेट डे लेने पड़ेंगे, कुछ ऐसे थे जो हफ्ते में 3 बार लेने पड़ेंगे। अब ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं जो 15 दिन में 1 बार लेना पड़ता है, कुछ ऐसे भी हैं जो 6 महीने में 1 बार लेना पड़ता है। लेकिन जो इंजेक्शन की कॉस्ट है वो 1500 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक की है। वो अलग अलग डिजीज प्रोफाइल के हिसाब से और पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अब रिसेंटली ओरल मेडिकेशन आ गए हैं जो कि बड़ी आसान है देना और सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अभी जितनी दवाइयां इंडिया में अवेलेबल है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ज्यादातर लोग उस दवाओं को अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब आसानी से उपलब्ध हो सकती है और हर कोई इसको ले सकता है, कोई कारण नहीं बनता है कि वो ना ले या डिसकंटिन्यू कर दे। अगर जो डॉक्टर ने अच्छी बात समझाया है, उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि ये एक दिन की बीमारी नहीं है। विपाशा जी जो कह रहे थे कि इसका इलाज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सिम्टम को ठीक नहीं कर सकते। ब्रेन के अंदर बीमारी अभी भी है और शायद उम्र के साथ बढ़ेगी भी, लेकिन उसके जो सिम्टम से आंख की रोशनी कम हुई है तो उसको हम दवा देके ठीक कर रहे हैं। तो आपके सिम्टम को हम ठीक कर रहे हैं, आपकी डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब क्यूरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। मैनेजेबल है। तो जो भी जैसे ब्लड प्रेशर भी है तो उसके साइड इफेक्ट को बचाने के लिए हम उसको बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि दवा बंद होने से बीपी हट जाएगा, बीपी रहेगा। तो आपको दवा लेनी है, रेगुलर डॉक्टर के पास फॉलोअप करना है। कोई भी नया सिम्टम आए तो हमेशा डॉक्टर से बात करना चाहिए, क्योंकि वो नया सिम्टम बीमारी की नेक्स्ट स्टेज को बता सकता है
या हो सकता है पुराने सिम्टम वापस आ गए हो, या आपकी जो दवा ले रहे हैं वो अब इफेक्टिव ना रही हो। तीनों बातें हो सकती हैं। मैं डॉक्टर मंजरी से जानना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब क्या एज के अलावा जेंडर भी प्रभावित करता है क्या, कि महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा है क्या? हाँ, ऐसा है। कोई पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं जिसमें महिलाओं को ये ज्यादा होता है, और जैसे मैंने बोला मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक है, उसके अलावा हम एनिमो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी देखते हैं, तो पाया गया है कि स्त्रियों में ये ज्यादा होता है। इसके कारण क्या है ये पता नहीं है, वेदर हार्मोनल इफेक्ट्स हैं ये क्या है ये भी पता नहीं है। अच्छी बात ये है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के 1 या 2 अटैक आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है जिस स्त्री को ये बीमारी हुई है वो शादी नहीं कर सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते। एक और अच्छी बात है कि गर्भवती स्त्री को अटैक नहीं होता है, या अटैक कम हो जाते हैं गर्भवती स्टेट में, तो प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। हाँ, कुछ दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी के पहले बंद करनी पड़ जाती हैं, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम के बाद भी दवाइयां शुरू कर देते हैं हम। मुद्दे की बात है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते होते भी आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो आपने कहा कि प्रेगनेंसी भी हो सकती है, डिलीवरी भी हो सकती है, तो ये भी बताएं कि अगर ऐसी माँ को जिसको MS है उसके बच्चे को भी ये होने के चांसेस होते हैं? नहीं, ये ऐसी बीमारी नहीं है, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, ये घरों में नहीं चलती है, न ये ऐसा है कि अगर घर में किसी को हो किसी और को हो जाएगी। छुआछूत की भी बीमारी नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे हम बात कर रहे हैं जिनका अभी तक पूरी तरह से क्योर अवेलेबल नहीं है, उसको हम मैनेज ही कर रहे हैं, उसके सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, तो उसमें रिसर्च बहुत चल रही है, उसके बारे में बात करूंगी डॉक्टर विनय से। पहले क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगी विपाशा जी कि आपने किस तरह से एक्सपीरियंस किया है, आप इतने सालों से जुड़ी रही हैं MS सोसाइटी से, तो बहुत तरह के विविड एक्सपीरियंस होंगे आपके। कोई पेशेंट का एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? मैं 25 साल से इस लाइन में जुड़ी हुई हूँ, और शुरुआत तो मेरे खुद के बेटी के साथ हुआ है, जो डिप्रेशन में जाके शी हैड अ हार्ट अटैक। ये नहीं कि MS से उनका कुछ हुआ, बिकॉज आप बहुत होपफुल रहते हैं। वो छोटी थी, क्या होता कि हमारा सबसे छोटी जो यंगेस्ट पेशेंट जो है 2.5 साल के बच्चे को तो समझ भी नहीं आता। 10-12 साल तक वो खेलते कूदते जो भी कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता। जहां वो 15-16 साल के हो गए उनको सडनली फ्यूचर दिखता है, तब वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हमारा काम उस समय उनको समझाना है कि डिप्रेशन में मत जाओ, कंटिन्यू विथ योर लाइफ, आप आगे बढ़ो। केयर गिवर को भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो कैसे अपने को रिलैक्स रखेंगे, ये सब हमारा काम है। तो हम लोग घर घर जाते हैं, इंटरस्टेट जाते हैं, जाके हर एक पेशेंट के घर जाके हम लोग ये सब समझाते। डॉक्टर विनय गोयल, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि एक ऐसी फील्ड है जहां पर बहुत रिसर्च हो रही होगी, क्योंकि जब तक क्योर नहीं मिलता है तो रिसर्च काफी एक्टिव होती है उस बीमारी को पता करने में कि इसको एक्चुअली कैसे हम इसके ऊपर काबू करें, तो उस बारे में कुछ बताइए कि क्या लेटेस्ट रिसर्च? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी रिसर्च है वो इस बात के लिए हो रही है कि बीमारी को सबसे जल्दी से जल्दी कैसे डायग्नोज करें, उसको कितनी अर्ली स्टेज पे हम रोक पाए। आज से अगर जो ये 10 साल पहले मुझसे आप सवाल पूछते तो मैं ये कहता कि दवाइयां हैं उनके सिम्टम को कंट्रोल करती हैं लेकिन बीमारी को कंट्रोल नहीं करती हैं। तो अगर जो आज किसी व्यक्ति को 10 साल बाद अगर जो व्हील चेयर में आएगा तो वो व्हील चेयर में आएगा ही, उसके बीच के अटैक को हम कर सकते हैं, बीच के सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो नई दवाइयां आई हैं वो ऐसा मानते हैं कि उसकी बीमारी को भी लॉन्ग टर्म में कम करती है। तो अब रिसर्च यही है कि नई ऐसी दवाइयां आए जो, क्योंकि ना ये बड़े लेयर्स में बीमारी है, जो हम डिमाइलेशन ऑफ खाली नर्व्स की बात कर रहे हैं वो तो एक मोटर सिम्टम है या सेंसरी सिम्टम है, उसके ब्रेन के कॉग्निशन को भी अफेक्ट करती है, ब्रेन के जो दूसरे मैटर्स है उनको भी अफेक्ट करती है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि आपने ये सिम्टम कंट्रोल कर लिया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दूसरे बीमारी ब्रेन के सिम्टम भी अंदर अंदर चले जा रहे हैं। तो उन सिम्टम्स को कम करने के लिए नई दवाओं की बड़ी खोज हो रही है, और बहुत ज्यादा MS एक बड़ा एक्टिव फील्ड है, दुनिया में लाखों लोग इससे ग्रसित हैं, और बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च इसी बात के लिए हो रही है कि कैसे हम इस बीमारी के प्रोग्रेशन को स्लो करें या इस बीमारी को वहीं रोक दें, जिसको अर्ली स्टेज में अगर जो बीमारी आई है कुछ ऐसी हम दवा दें या ऐसा कोई जीन थेरेपी करें जिससे कि बीमारी उसके आगे न बढ़े। तो ये बड़ी रिसर्च चल रही है। आज हमने बात की मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसके कारण, लक्षण, बचाव, उपचार पर, और साथ ही बातचीत हुई MS सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली पर भी। और आप सब यहाँ आए, आपने समय दिया, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एम्स, डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल, और विपाशा गुप्ता जी को जो चेयरपर्सन है MS सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली में। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।
इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।